Welcome you again in accountancy class. Today we will discuss chapter 1. Chapter 1 आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आपका जो चैप्टर चल रहा था आपके थर्ड बुक का. अब इसमें जो आपका हम बाकी चीज़ों में डिस्कस कर चुका था, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट में आपको बता चुका था. आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आप डायरेक्टली उस पर आते हैं हम लोग. ठीक है, तो आपका इसमें 4 मार्क्स का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो कैसे आता है उनकी हमें आज रिहर्सल करेंगे. आज चैप्टर पूरा भी हो जाएगा ये. ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर 2 निकाल लो. ठीक है, पेज नंबर 1.17 पे कहता है कि नेम द मेजर हेडिंग अंडर विच इक्विटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ शेयर साइड ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड. कि ये करे कि बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में कौन कौन सी चीज़ों को लिखा जाता है उनका नाम बताइए. ठीक है, तो आप बैलेंस शीट आपको याद हो तो मैंने ऐसे बैलेंस शीट बनाई थी, ये मैंने ऐसे बैलेंस शीट बनाई थी, आपको ध्यान हो तो. ठीक है जी, और ये मैंने जो है यहाँ पर आपका लिखा था, ऊपर आप लिख लेना पर्टिकुलर से नोट नंबर प्रीवियस ईयर करंट ईयर. फिर ये हो गया था नंबर 1 लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. इक्विटीज एंड लायबिलिटीज इसमें आपका मैंने बताया था एस एस एन सी, ये 4 आपकी बताई थी. एस आपका था एस फॉर शेयर होल्डर फंड, ये आपको बताया था. इसने ये पूछा कौन कौन से 4 है, तो मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ, आप सीधा एस एस एन सी आप सीधे नाम लिख दो चारों के, पर मैं तो आपको तो याद कराने के लिए बोल रहा हूँ. तो पहला आपका था शेयर होल्डर फंड, दूसरा आपका शेयर एप्लीकेशन एंड पेंडिंग अलॉटमेंट. शेयर एप्लीकेशन एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट ये था. ठीक है जी, फिर ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और फिर हो गया था करंट लायबिलिटीज. ये 4 आपकी चीज़ें थी. ठीक है, तो आपने फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे. ठीक, उसके बाद करा कि नेम द सब हेडिंग अंडर द शेयर होल्डर फंड टू बी क्लासिफाइड. शेयर होल्डर फंड के नीचे जो है वो आपके सब हेडिंग कौन से थे, तो सब हेडिंग के नाम जो है एस आर एम 3 थे. एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व सरप्लस और एम फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. सिर्फ अपने नाम लिखने हैं. ठीक है जी, 4th रजिस्ट्रेशन में आ जाओ कि नेम द सब हेडिंग अंडर द नॉन करंट लायबिलिटीज टू बी क्लासिफाइड इन ए कंपनी बैलेंस शीट. तो आपके जो है नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके कौन कौन से थे नॉन करंट लायबिलिटीज में, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके जो सब हेड थे वो आपके 4 थे, आपको ध्यान हो तो 4 टाइप के थे, और वो थे DOLL. ठीक है, डोल के नाम से. डी फॉर डेक्स्ट, आपके डी फॉर द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट. ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ठीक है, ये आपके पास में सब हेड आपके दिए हुए थे आपके नॉन करंट लायबिलिटी के. ठीक है जी, अगले के अंदर है आपका कह रहा कि 5th में देखो फुल क्वेश्चन ये है. ठीक है, आपका इस प्रकार से जो है वो आपके एग्जाम में आएगा. तो फुल क्वेश्चन आप 5th रजिस्ट्रेशन देख लो. बस 5-7 रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा मैं आपको, और आप जन इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर आपको बैलेंस शीट अच्छी तरीके याद है तो, और अगर नहीं है तो फिर देखो बात हम क्या करें. ठीक है, तो इसमें जो है आपकी इस प्रकार से हम बना लेते हैं. ठीक है, तो हम इसे 3 कॉलम बनाएंगे आंसर देने के लिए. हम इस प्रकार से 3 कॉलम हम बना लेते हैं. ठीक है, तो ये आपके 3 कॉलम हो गए. पहला है आपका आइटम्स, पहला आपका हो गया आइटम्स. फिर हो गया जी हेड, फिर उसके बाद में हो गया सब हेड. ये आपके पास में हेड और सब हेड ये आपका है. सबसे पहले आपका नंबर 1 जो इसमें दे रखा था इलस्ट्रेशन 5 में देखो, प्रपोज्ड डिविडेंड. पहला आप कैसे हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, तो आपका नंबर 1 में था वो आपका प्रपोज्ड डिविडेंड. प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो किस में आएगा, पहली बात तो प्रपोज्ड डिविडेंड का मीनिंग समझ लो.
प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है कि आपके कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हो गया एंड कंपनी हैव अर्न द प्रॉफिट एंड नाउ कंपनी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एंड इन दैट केस द कंपनी कॉल एनुअल जनरल मीटिंग and the matter is put into the annual general meeting and a proposal is given that the 10% dividend should be declared और सभी उसको यस कर देते हैं। तो यस कर देते हैं तो आपका जो है पहले आपका जो प्रपोजल रखा था प्रपोज डिविडेंड होगा, अभी तक यस नहीं हुई, प्रपोज डिविडेंड अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो किस में आएगा? तो प्रपोज डिविडेंड अभी तो प्रपोजल ही है, अभी तो ना ये पता कितना देना कितना नहीं देना, पर एक प्रकार की लायबिलिटी क्रिएट जरूर हो गई। तो ये आपके जो है हेडिंग आएगा कंटीजेंट लायबिलिटीज, इसमें हेड होगा कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज एज फुट नोट, फुट नोट के रूप में हम नीचे लिखते हैं बैलेंस शीट के, कंटीजेंट लायबिलिटी है ये और एज ए फुट नोट लिखेंगे, सब हेड कोई भी नहीं है, ठीक है। यानी ये मेन हेड यही है, सब हेड आगे कोई भी नहीं, मेन हेड भी बैलेंस शीट में नहीं बल्कि फुट नोट में आता है, ठीक है। दूसरा है अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, इसको भी समझ लो पहले। अनपेड, हमने डिविडेंड पे ही नहीं किया, अगलों को डिक्लेयर कर चुके, पे नहीं किया। अनक्लेम्ड डिविडेंड, हमने तो अगले को यस कर दिया, अगलों ने अभी तक बैंक से पैसे निकाले नहीं, ठीक है। तो ये अनपेड या अनक्लेम्ड होता है, तो ये आपकी कहलाएगी करंट लायबिलिटी, ये आपकी हेड होगा करंट लायबिलिटी, ये आपका हेड होगा करंट लायबिलिटी, क्योंकि अनपेड डिविडेंड है या अनक्लेम्ड डिविडेंड है तो नेचुरली वो हमें अनपेड पे करना पड़ेगा विद इन 42 डेज, और अनक्लेम्ड है तो बंदा कभी ना कभी ले सकता है, इसमें करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में कौन सी करंट लायबिलिटी आपका हेड था, तो कौन सी में हो जाएगा? ये हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें आएगा सब हेड में आपका जो SSNC था, सी फॉर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर जो है ये आपका अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आया था, जो आपने जो लास्ट वाला जो किया था उसके अंदर टॉस में, ठीक है। तो ये उसमें आया था। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका डिवेंचर्स, डिवेंचर्स आपके किस में आएगा? डिवेंचर्स आपने इस प्रकार से जो ना ये दे रखे होंगे, इस प्रकार से 1 2 3 4 ऐसे करके लिखना, आगे हेड फिर सब हेड, ऐसे आंसर देखते हैं बोर्ड में। तो डिवेंचर्स है तो नेचुरली आपकी लायबिलिटी है, और डिवेंचर्स है दैट मीन फॉर मोर देन 1 ईयर, इट मीन्स ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, तो ये हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी हो गई जी, ठीक है। तो आपका ये तो है कि डिवेंचर जो है आपकी लायबिलिटी है और ये नॉन करंट है, और नॉन करंट में आपकी डोल थी DOLL, ठीक है। तो डोल में आपका ये हो गया जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग कर रखी है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो डिवेंचर्स हो गया, डिवेंचर्स करंट लायबिलिटी में आता है, नॉन करंट में आता है, नॉन करंट और नॉन करंट में डोल में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मैच्योर्ड डिवेंचर्स, तो मैच्योर्ड डिवेंचर्स हैं वो किस में आएंगे? मैच्योर्ड डिवेंचर्स, मैच्योर डिवेंचर्स है, डिवेंचर वर्ड तो लगता है कि नॉन करंट है, पर मैच्योर हो गया इसका मतलब यू टू पे इमीडिएटली, और जो चीज़ कोई भी इमीडिएटली पे करनी है वो करंट लायबिलिटी है, क्योंकि कभी ना कभी जो नॉन करंट लायबिलिटी कभी ना कभी तो करंट लायबिलिटी बनेगी, कभी ना कभी दिन आएगा ना उसका पे करने का, तो इसका ये नॉन करंट लायबिलिटी अब बन जाएगी करंट लायबिलिटी, ये आपकी बन जाएगी करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो आपके जब मैच्योर डिवेंचर आपकी करंट लायबिलिटी बन गई, और करंट लायबिलिटी में भी ये आपकी जो करंट लायबिलिटी में जो आपका इसमें था टॉस था उसमें अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि स्पेसिफिक्स नहीं है, जैसे ये था उसी सेम है अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी,
इसमें आएगा, क्योंकि ये आपके मैच्योर्ड हो गए तो करंट में आएगा, करंट में फिर ये अदर करंट में आ जाएंगे। और नेक्स्ट इसने पूछा है कॉलिन एरियर्स। कॉलिन एरियर जो है वो कहाँ पर आएंगे? तो कॉलिन एरियर आप याद करो थोड़ा सा, मैंने चैप्टर में करवाया भी था। कॉलिन एरियर, कॉलिन एरियर आप शेयर होल्डर से रिलेटेड है, इसका शेयर होल्डर फंड में आएगा। मेन हेड तो जो है वो शेयर होल्डर फंड है। और शेयर होल्डर फंड में आपने कहीं से डिडक्ट किया था, आपको याद हो तो, आपने किया था कि कॉल आपका जो उसके अंदर जो आया था ना कि वो था सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में, वहाँ से लेस किया था। तो लेस हो जाएगा, लेस होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड और नॉट फुल्ली पेड के अंदर ये आ जाएगा। तो यानी आपका कॉल इन एरियर जो शेयर होल्डर फंड से बिलोंग करता है तो शेयर होल्डर फंड हेड हो जाएगा और सब हेड आपके पास हो जाएगा लेस से, कहाँ से? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में से। ठीक है जी। और नेक्स्ट है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड जो है वो क्या होता है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको। सिंकिंग फंड जो है डिवेंचर रिडम्पशन के अंदर आता है और आपके सिलेबस में नहीं है, जाके बीकॉम फर्स्ट में या सेकंड में आप पढ़ेंगे। तो सिंकिंग फंड ऐसा होता है कि आप जो डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं एक फंड बनाते हैं, उस फंड को हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। ठीक है। तो सिंकिंग फंड नेचुरली कि ये शेयर होल्डर से बिलोंग करता है, क्योंकि मालिकों का पैसा है। तो ये आपका जो है वो शेयर होल्डर से बिलोंग करता है, तो ये आपका हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो ये शेयर होल्डर फंड में आएगा। और शेयर होल्डर फंड में क्योंकि ये पैसा रिजर्व में पड़ा है तो उसका सब हेड होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड का रिजर्व एंड सरप्लस में आपका सिंकिंग फंड आएगा। नेक्स्ट आप कैसे करेंगे? प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड है तो ये है क्या? प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इसको। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉयज़ को देना होता है। तो नेचुरली एम्प्लॉयज़ आज तो रिटायर हुआ नहीं बैठा, आपका काफ़ी टाइम बाद में वो जो रिटायरमेंट आएगी उसकी, तो आप जो इसको लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में, तो इसका होगा नॉन करंट लायबिलिटी, लेफ्ट साइड में आएगा नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा जी। ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, क्योंकि लंबे समय के लिए प्रोविजन बना रखा है, प्रोविजन होता है फॉर नॉन थिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो आपका जो है प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड जो है वो कर्मचारियों को जो दिया जाने वाला पैसा होता है प्रोविडेंट फंड कहलाता है रिटायरमेंट के टाइम पे। इसका लंबा टाइम है। हाँ, कभी ना कभी ये करंट लायबिलिटी जरूर बनेगी, कभी ना कभी ये उसका टाइम आएगा तो उस समय करंट लायबिलिटी जरूर बनेगी। फिर उसके बाद है बीपी। नेक्स्ट होगा जी बीपी, बिल पेबल। तो नेचुरली बिल पेबल जो है वो आपकी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। और सब हेड में देखा जाए तो ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स है। यानी आपने टॉस के अंदर जो पहला ही था वो आपका था ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो आपका बीपी जो ट्रेड पेबल्स में आ जाएगा। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट ये है क्या, फिर मैं ये बता दूं, तो आपका है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट जो है कि जो आपकी जो कंपनीज हैं वो कई बार पैसा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस आपने प्लस वन बिजनेस नहीं पढ़ा था, तो वहाँ पर कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि पैसा आम जनता से एफडियाँ ले लेती हैं। तो एफडियाँ ले लेती हैं तो ये पैसा उनके पास से कम रेट पे उनको मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपकी होगी जी पब्लिक डिपॉजिट। और ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएंगे, क्योंकि एफडी 1 साल के बाद ही दी जाती हैं, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि आपको जो ये आइटम्स के नाम दिए होंगे, फिर पूछा होगा कि हेड और सब हेड कौन से, उन्हें क्लासीफाई करके दिखाओ। तो आप इस प्रकार से क्लासीफाई करेंगे
तो ये जो है यहाँ पर 8 आइटम्स दे रखी हैं, पर ये नॉर्मली जो आपकी 4 आइटम्स ही होती हैं। तो क्योंकि अगर 8 आइटम है तो हाफ मार्क की 1 होगी, और अगर आपकी 4 होती है तो 1 नंबर की 1 मार्क्स की 1 होती है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपकी बनेगी। हाँ जी, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं इसमें से पूछिए आप मेरे से। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन। हाँ जी, नहीं कोई ऐसा पॉइंट। तो हम एनालिसिस नंबर 6 के ऊपर आते हैं। तो इसमें करा कि अंडर द विच मेन हेड एंड सब हेड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है, एसेट साइड की से अगले में करेगा। तो वो कौन कौन सी हैं हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो है बनाना ऐसे ही आपने, क्योंकि हेड और सब हेड पूछ रखे हैं अगले में भी लेफ्ट साइड के, तो हम इसी प्रकार से इसका टेबल बनाएंगे और इसी प्रकार से आप आंसर दोगे तो वो इजीली चेक होता है, आपके मार्क्स जो वो इजीली मिल जाते हैं। वरना तो अगर एवेलुएटर अगर कन्फ्यूजन में होता है तो वो मार्क्स भी कम दे पाता है या कई बार ध्यान भी नहीं देते इन चीज़ों पे। ठीक है, तो आप देखो एनालिसिस नंबर 6 में, एनालिसिस नंबर 6 में हम पहले सीरियल नंबर ले लेते हैं। थोड़ा हम बड़ा बना दो, पिछली बार दिक्कत हुई थी हमें। तो ये हो गया जी आपका सीरियल नंबर, ये हो गया आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स हमारे से पूछ रहा है ये। फिर ये हो गया जी आपका अगला हेड्स, ये हम बोले मेन हेड बोलते हैं इसको, मेन हेड्स। और ये अगला हम लेते हैं जी सब हेड्स। ये आपके हो गए जी सब हेड। ठीक है, तो सबसे पहले आप ले लीजिए, सबसे पहले आपके पास में जी कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस है, यानी आपको एडवांस में जो कॉल आया, आपके पास पैसा आ गया तो कॉल इन एडवांस कहलाता है। तो नेचुरली आपका पैसा तो नहीं है, आपका पैसा नहीं तो आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो पहला कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस, तो कॉल इन एडवांस जो है वो मेन हेड आपका होगा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्यों हुआ, क्योंकि कॉल इन एडवांस जो है दैट इज रिसीव्ड टू यू फॉर द नेक्स्ट कॉल, एंड नेक्स्ट कॉल विल बी आफ्टर 3 months और 4 months। इट मीन्स इट विल बी पेड विद इन 12 months। तो आपकी जो करंट लायबिलिटी हो गई। और इसमें कौन सी में होगी करंट लायबिलिटी में, आपका करंट लायबिलिटी में टोस था, तो उसमें आपका जो करंट लायबिलिटी में हो गया था वो आपकी बन गई थी अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। क्योंकि कोई स्पेसिफाइड नहीं, स्पेसिफाइड होती तो आपकी जो है स्पेशल मानी जाती, पर स्पेसिफाइड अदर में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कराइए सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो सरप्लस है, यानी आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये हो गया सरप्लस। सरप्लस का प्रॉफिट, सरप्लस दे रखा है, और सरप्लस के बारे में बोला कि सरप्लस है यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो है ये करेंगे सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में सरप्लस कौन सा है, आपका डेबिट या क्रेडिट है, तो यहाँ पर आपका जो है वो सरप्लस दे रखा है, इसलिए तो अभी सरप्लस का तो क्रेडिट मान के चलते हैं। तो ये आपका शेयर होल्डर फंड में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर होल्डर फंड से बिलोंग करती है। तो ये हो जाएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पीएल का डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो तो वो शेयर होल्डर फंड में आएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो अगले में डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका जो है सरप्लस, सरप्लस डेबिट बैलेंस, डेबिट है पी एंड एल का, तो आएगा तो यहीं। ठीक है, और इसमें भी यहीं आएगा, और इसमें लिखेंगे नेगेटिव बैलेंस, ये आपका नेगेटिव बैलेंस है, उसमें आपका जो है पॉजिटिव बैलेंस रहा था, ये नेगेटिव बैलेंस है। नेक्स्ट आपके पास में जी एडवांसेज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर
कस्टमर से जो है एडवांस रिसीव हुआ है तो वो कौन सा होगा, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस रिसीव हुआ तो कौन सा होगा। तो कस्टमर से एडवांस रिसीव हुआ तो नेचुरली कि ही हैज़ पेड अस फॉर द परचेजेस, तो परचेज के लिए उसने किया होगा, तो परचेजेस क्या होगा, तो नेचुरली वो पैसा हमने जो उनको जल्दी रिटर्न करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो नेचुरली ये आपकी करंट लायबिलिटी कहलाएगी, ठीक है, ये आपकी होगी करंट लायबिलिटी, क्योंकि एडवांस तो जो है कोई 5-15-10 साल के लिए दिया नहीं जाता, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी में आएगा, करंट लायबिलिटी में कौन सा आएगा, अदर करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी की अदर करंट लायबिलिटी में आ जाए, क्योंकि उसने एडवांस हमारे को दिया है तो कुछ टाइम बिंग के लिए दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में है कि इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, आपका जो इंटरेस्ट जो है एक्रूड भी हो गया है और ड्यू भी हो गया है, तो यानी इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, यानी हमने डिवेंचर्स ले रखे थे, सॉरी हमने डिवेंचर्स जो लोगों से ले रखे थे, पैसे ले रखे थे, उसमें इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ड्यू हो गया तो हम पेमेंट विद इन 42 डेज करनी होती है, तो सेम आपकी यही करंट लायबिलिटी आएगी और सेम आपका यही अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आपका आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में बोल रहा है ये कि एरियर्स ऑफ फिक्स्ड कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, कि एरियर्स ऑफ फिक्स्ड कम्युलेटिव डिविडेंड्स, ठीक है। तो एक मिनट बीच में कुछ और रह गया, ये कह रहे इंटरेस्ट ड्यू बट इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर्स, तो अगला करेंगे ये ड्यू था और नॉट ड्यू है, तो 6 था इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, 6 मंथ बीत चुके हैं, अब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब हमने उनको पे करना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते उनको, 12 मंथ से फालतू नहीं रख सकते, तो सेम यही आएगा इसके अंदर। तो इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, मतलब इंटरेस्ट एक्रूड हो गया और अब ड्यू की डेट हम दे रखी थी कि हम इंटरेस्ट के 6 मंथ का होने के बाद में विद इन 15 डेज पे कर देंगे, तो ड्यू हो गया और इसमें अभी 15 डेज वो आए नहीं है, तो इसका इंटरेस्ट तो क्रिएट हो चुका है, देना बाकी है, तो सेम चीज़ आपकी ये रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका एरियर ऑफ फिक्स्ड कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, एरियर्स ऑन फिक्स्ड कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, आपका जो है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपके जो डिविडेंड है वो आपका जो है उसका एरियर है, तो ये कहता है कि आपका कोई हेड नहीं होगा, बस कमिटमेंट इन नोट्स टू अकाउंट होगा, कमिटमेंट होगा, कमिटमेंट इन नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट जब हम बनाते हैं उसमें नीचे एक जगह हम कमिटमेंट लिख देंगे कि हाँ जी ये पैसा जो एरियर है कम्युलेटिव शेयर्स के ऊपर और हमने वो पे करना है, बस इतना हम लिख के छोड़ देंगे, बाकी हमारी कोई लायबिलिटी उसको नहीं मानते हैं। और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट ये पहले भी आ चुका है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए आपका जो प्रोविजन, तो जैसे प्रोविडेंट फंड का आया था ठीक वही है, तो ये आपका जो है नॉन करंट लायबिलिटी होगा, नॉन करंट लायबिलिटी होगा और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप देखें, थोड़ी थोड़ी बातें इनको समझ लोगे तो आगे वाले हेड अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, आगे फिर आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहेगी। तो ये तो यहाँ पर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो इसके अंदर डिस्कस हुई थी, ठीक है जी। बाकी हम नेक्स्ट आके हम कल आप क्लास में आ जाएंगे, परसों हम डिस्कस करेंगे।
तो हम अगर वो बाकी कोई समस्या बनती है हम उसको देखेंगे। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका पूरा नहीं हो पाएगा।